बात करेंगे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। जिस तरह से हमारी अपनी आय होती है उसी तरह देश के भी अपनी आय होती है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हालांकि इसका जो टेक्निकल परिभाषा क्या है कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम क्या होता है? यह एक प्रगति का सूचक है। अब जाहिर सा बात है कि अगर हमारी आय बढ़ती है तो हमारा प्रोग्रेस ऊपर जाता हुआ स्ट्रक्चर बनता है, तो उसी तरह अगर देश की जब आय बढ़ेगी तो वो भी प्रगति का सूचक होगा, प्रोग्रेस इंडिकेशंस होगा। अब राष्ट्रीय आय का कुछ ऐतिहासिक क्रम देख देते हैं। आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो गणना किया था साइमन कुजनेट्स ने किया था। ठीक है, 1934 में। और जो स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो थे दादा भाई नौरोजी ने, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 1868 में। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की और बताया कि जो प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश में महज 20 रुपया है। पर पर्सन का इनकम कितना है? 20 रुपया। और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति 1949 से पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की गणना करता था। और अभी प्रेजेंट में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा सन 1956 से कर रहा है। और अब तुरंत में 2019 में ये भी चेंज हो गया है। अब करंट में कौन करता है? तो करंट में करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। राष्ट्रीय आय की गणना अभी कौन कर रहा है? एनएसओ। ये सारे फैक्ट्स थे जो ऐतिहासिक क्रम में है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी आर्थिक वृद्धि को जांचने के लिए साइमन कुजनेट्स ने। स्वतंत्रता के पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की और बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो इनकम है हमारे देश में महज 20 रुपए है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति जो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनी थी वो नेशनल इनकम काउंट करती थी। फिर करेंट में सीएसओ था और सीएसओ अब चेंज करके एनएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रगति का सूचक है। इसको हम लोग देख ही लिए हैं। राष्ट्रीय आय में किसी एक देश की एक वर्ष की अवधि को लिया जाता है कि एक वर्ष में कितना पैसा कमाया उसी को राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित है। राष्ट्रीय आय में पूंजी की घिसावट को घटाया जाता है जिसको बाद में हम लोग देखेंगे डिप्रिसिएशन। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय में एक साधन एक बार ही गिना जाता है। किसी भी चीज को एक ही बार गिनेंगे, दो बार नहीं गिनेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक प्रवाह की अवधारणा है, फ्लो वेरिएबल है। जिस तरह से नदी में पानी बहते रहता है उसी तरह इनकम भी तो बढ़ते रहती है। अगर आप सेविंग अकाउंट में भी पैसे रख रहे हो तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आते रह रहा। तो यही कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय है वो एक प्रवाह अवधारणा है। अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जाती है, इसमें बीच की वस्तुएं नहीं। अगर आप आटा का गणना कर रहे हैं तो उसकी बीच की वस्तुओं को नहीं गिना जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना भौगोलिक और राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार मतलब देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी रहने वाले निवासी हैं, चाहे वो निवासी भारतीय हो या फिर विदेशी हो, कोई भी जो आय कमा रहा है उसको सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। जैसे कि जो जैकलिन फर्नांडिस है वो भले श्रीलंका की है लेकिन वो भारत के बॉलीवुड में काम करके पैसा कमा रही है तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन एक है राजनीतिक आधार पर, यानी कि देश की नागरिकों द्वारा देश की भौगोलिक सीमा एवं विदेशों से अर्जित आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में गिना जाएगा। अब क्या है कि हमारी जो एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा वो अमेरिका में काम कर रही है, हॉलीवुड में काम कर रही है, वहां से पैसा कमा के यहाँ भेज रही है, तो वो काउंट कहाँ करेंगे हम लोग? राजनीतिक आधार पे जीएनपी में। ठीक है, तो ये दो मेन आधार होते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक होता है राजनीतिक, एक होता है भौगोलिक। हालांकि मेथड तीन होते हैं पर ये जो आधार है भौगोलिक आधार पे आप समझ लीजिए कि भौगोलिक सीमा, अपने देश की भौगोलिक सीमा में जो
देसी हो चाहे विदेशी हो, काम कर रहा है, उसको काउंट करेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में। लेकिन राजनीतिक आधार पे जीएनपी काउंट करेंगे, सकल राष्ट्र उत्पाद काउंट करेंगे। जो मेरे देश का निवासी होने के बाद भी फॉरेन में है और वहां पे काम करके पैसा यहाँ भेज रहा है, तो उसको भी तो हम लोग काउंट करेंगे, तो वो काउंट करेंगे जीएनपी यानी सकल राष्ट्र उत्पाद पे। अब राष्ट्रीय आय के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर क्या होता है। या तो आपको ऐसा पूरा लिख देगा कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या फिर जीडीपी भी लिख देगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। अंतिम वस्तु कहने का मतलब है कि गेहूं पहले आटा बना, आटा के बाद रोटी बना, तो अगर रोटी काउंट कर रहे हैं, उससे प्राप्त आय को काउंट कर रहे हैं, तो गेहूं और आटा को छोड़ देना होगा, अंतिम वस्तु को लेना है यहाँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, जीडीपी CIG प्लस XM। याद रखने के लिए याद रखिए जिगजैम। अब इसमें C क्या है, C कंजम्पशंस है, I इसमें इन्वेस्टमेंट है, और G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कुल सरकारी खर्च है, और X क्या है, एक्सपोर्ट है, और M इंपोर्ट है। कहने का मतलब क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला जिगजैम, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी है। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। क्योंकि जितना भी पैसा कमाइएगा, या तो कंज्यूम कीजिएगा, उपभोग कीजिएगा, या तो इन्वेस्ट कीजिएगा, या फिर टैक्स के द्वारा सरकार खर्च करेगी, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से प्राप्त होगा उसको भी काउंट कर देंगे। तो ये होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसी में पढ़ते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पे, साधन की लागत पे फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि हमको पता है किसी भी चीज को उत्पादित करने के लिए हमारे 4 साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस। कोई भी चीज का उत्पादन आप करें, खेती कर रहे हैं तो लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी चाहिए, और इंटरप्राइजेस यानी कि काम करने का साहस होना चाहिए, तब तो किसी चीज का उत्पादन करेंगे। तो उसी तरह उनका जो कॉस्ट लगता है, उसके जो फैक्टर पे कॉस्ट लगते हैं, उसको साधन कीमत पे जीडीपी में कैसे काउंट किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। किसी भी चीज का अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, याद रखना है उसमें क्या करना है, अगर आप किसी भी चीज का फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, इससे आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहां जानने वाला बस यही बात है कि फैक्टर कॉस्ट में हमको मार्केट प्राइस के साथ इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को घटा देना और सब्सिडी को जोड़ देना। अब उसी तरह अगला हम लोग देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे। एक हम लोग देखे थे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। अब यहाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखेंगे मार्केट प्राइस पे, नेट। अब आप कितना पैसा कमाते हैं, उसके बाद कोई आपसे पूछता है ना नेट कितना कमाए, मतलब खर्चा उर्चा करके कितना बचा आपके पास, तो वही चीज है जीडीपी में नेट आ गया। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस में जीडीपी एट मार्केट प्राइस के साथ डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। मूल्यह्रास क्या होता है, तो समझ लीजिए टूट फूट है, मशीनी टूट फूट है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का ग्रीसिंग होगा, सर्विसिंग होगा, तो ये उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट है। ठीक है, इसको पूंजी घिसावट भी कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन यही है कि नेट जब निकालना है तो उसमें डिप्रिसिएशन घटा दीजिए, बस उसके बाद उसका नेट निकल गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा देना और कुछ नहीं करना है। फिर अगर हम लोग इसी का एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, तो हम आपको इससे पहले ही वाला क्लास में बता दिए कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है,
इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो यहां पे एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का नेट निकाला है तो डिप्रिसिएशन घटा देना, और अगर उसको फैक्टर कॉस्ट में काउंट करना है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को जोड़ देना है, और कुछ नहीं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे क्या है, ये जो हम देख रहे थे, ये चारों अवधारणा कॉन्सेप्ट देखे थे, वो सब भौगोलिक आधार पे था। अब हम लोग राजनीतिक आधार पे जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे सकल राष्ट्र, वो घर का था, ये राष्ट्र का। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस, तो हम आपको वहां बताए थे प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल देके कि जो विदेशी हैं, जो हमारे एनआरआई हैं, पैसा कमा के हमारे देश में भेजते हैं, वो कहाँ काउंट होगा, राजनीतिक आधार पे, तो हमारे नेशनल इनकम पे काउंट होगा, मतलब राष्ट्रीय उत्पाद पे काउंट होगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अब इसमें क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के साथ नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड एनएफआईए को प्लस माइनस कर देना है। अगर हमारा पैसा एनआरआई के रूप जो भेजते हैं वो ज्यादा आ गया, मतलब कि एनआरआई के रूप में जो पैसा हमारे यहाँ आ गया ज्यादा, और जो यहाँ से पैसा कमा के बाहर भेज रहा है उसकी अपेक्षा ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ से पैसा ज्यादा चला गया आने की अपेक्षा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और प्लस माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि जो विदेशों से जो प्राप्त सुध आय है उसको प्लस माइनस कर दिए, तो उससे हमको पता चल गया कि जीएनपी क्या है। अब इसी के आधार पर यह बताया गया है कि जब जीएनपी और जीडीपी बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगी, तो ये संतुलन की अवस्था है, मतलब कि कितना एक्सपोर्ट हुआ इंपोर्ट हुआ दोनों बराबर हो गया। और अगर जीएनपी ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है अपने देश में, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो बाहर से पैसा हमारा एनआरआई लोग भेजा वो ज्यादा भेजा, तो हम लोगों को क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा अगर जीडीपी ज्यादा हो जाता है, तो जीडीपी अगर ज्यादा हो गया तो आपको पता चल रहा है कि जो हमारा पैसा है यहाँ से बाहर ज्यादा चला गया तो हानि हो जाएगी। तो इस तरह का केस बना के आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसी में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पे क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस एनएफआईए, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ इसमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस और क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इस तरह से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि यहाँ फैक्टर फैक्टर लगा दिए हैं। अब अगला क्या है, एनएनपी अब अगला क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस हम आपको बताए थे, किसी भी ग्रोस का नेट निकाल देना, खाली नेट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, डिप्रिसिएशन करना है। अब जैसे कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, तो उसमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस के साथ डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस कर देना, उससे आपका नेट निकल जाएगा। किसी भी चीज का नेट निकालना है, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, मूल्यह्रास को घटा दीजिए, ठीक है। उसी तरह एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो हम आपको पहले ही बता दिए, किसी भी चीज का फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करना है, उसको एनएनपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स घटाना है और सब्सिडी जोड़ देना है। ज्यादातर यहाँ यही सवाल आपसे पूछेगा टेक्निकली, उसका परिभाषा, उसका कितने साल के लिए गणना होती है, ऐतिहासिक क्रम हम लोग देख लिए, या अवधारणा से रिलेटेड, ये आपको हर तरह के एग्जाम में मदद करेगी। अब जैसे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो ये आपसे पूछ सकती है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है नहीं घटाया जाता, सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तो इस तरह का सवाल बना के ट्रिकी बना के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा।
प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि राष्ट्र जितना पैसा कमाया भागा जितना जनसंख्या उसको निकाल दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जिस तरह स्टेट राज्य हम लोग राष्ट्र का पढ़े उसी तरह स्टेट हो गया तो स्टेट का हो गया। यहाँ पे याद रखने वाला बात आपको हमेशा याद रखना है, किसी चीज का नीट निकालना है तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देना, और किसी भी चीज का फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना और सब्सिडी को जोड़ देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।